जुड़े हेलो भाई, आप लोग जल्दी से लिंक खोल लीजिए, टास्क स्टार्ट किया जाए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू on this very enterprising and result ensuring platform of science world. This is your life science teacher Dr. राजेश तिवारी। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हाईली स्कोरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बट ए बिट डिफिकल्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और टॉपिक है जेनेटिक्स। हम जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप आप लोग कर लीजिए। टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, लेकिन इस टॉपिक की नेचर है, आप जानते हैं कि ढेर सारे क्वेश्चन आपके CSIR में यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन न पूछे जाते हों। और आप जानते हैं कि ये टॉपिक थोड़ा सा इस नेचर का है कि सब लोग इस पर कमांड नहीं कर पाते, लेकिन जो कर लेंगे वो बाकी लोगों से लीडिंग कंडीशन में होंगे। और आप कुछ ही दो एक लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि हम लोग सर्टेनली दूसरे लोगों से हट के पढ़ रहे हैं, और हम लोग जरूर इस टॉपिक पे मास्टर लेवल कमांड कर लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए, कुछ बेसिक बातों पे हम बात कर रहे हैं। टॉपिक अपना है, शुरुआत में देखिए हम लोग बात करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स से शुरुआत होती भी है। मेंडेलियन जेनेटिक्स से आप जानते हैं जेनेटिक्स शुरुआत होती है, मेंडेलियन जेनेटिक्स यहीं से शुरुआत होगी। एक बात याद रखिएगा, इसके थ्योरी पे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस तरह क्वेश्चन पे ही हम लोगों का ओरिएंटेशन एंड फोकस रहेगा। ठीक, फिर भी थोड़ी सी बेसिक की बात हम लोग जरूर करेंगे। तो अगर इस पर हम आपसे बात करें कि देखिए, जेनेटिक्स में आप जानते हैं कि डिफिनीशन सबको मालूम है कि साइंस की वो ब्रांच या लाइफ साइंस की वो ब्रांच, इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन की डिफिनीशन होती है। आप स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कहते हैं ना। फटाफट निपटाते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन सबको मालूम है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये सारी बातें आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आए हैं, इसमें कोई बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये हो गई इसकी डिफिनीशन। हेरिडिटी का मतलब सब लोग जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स के कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग में, उनकी संतानों में ट्रांसफर होना कहलाता है हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंस इन द कैरेक्टर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट। एक ही पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो संतानें हैं, उनके कैरेक्टर में जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं वेरिएशन। तो इसकी स्टडी जो करेगा उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। हो गई बात एक्सप्लेन। अब देखिए, इसको पता करने के लिए कि हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, and why variations and differences arise among the offsprings of the same parent। एक ही पेरेंट के ऑफस्प्रिंग में करेक्ट डिफरेंस क्यों आता है, और एक जनरेशन का करेक्टर अगले जनरेशन कैसे पास ऑन होता है, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस कराना पड़ता है। और उस क्रॉस क्या होती है, क्रॉस के टाइप्स क्या होते हैं, उनकी फिनोटिपिक रेशियो क्या होती हैं, जीनोटिपिक रेशियो क्या होती हैं, यही सब आपको इसमें पढ़ना होता है। और लास्ट में मेंडल्स के लॉ पढ़ लेने होते हैं। यही है मेंडेलियन जेनेटिक्स। अच्छा, एक बात आप और समझेंगे, जब तक आप मेंडेलियन जेनेटिक्स में, तब दो बात ध्यान दीजिएगा, दो बातों पे ये बेस्ड है। पहली बात क्या है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन जीन। हालांकि ये बात सही नहीं है, देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, वी नो, ये बात सही है। लेकिन जब तक आप मेंडेलियन पढ़ेंगे तब तक आप यही मान के पढ़ेंगे कि हर कैरेक्टर केवल एक ही जीन से गवर्न होता है। हालांकि ये बात मॉडर्न जेनेटिक्स में बदल जाएगी, लेकिन जब तक आप मेंडेलियन पढ़ेंगे आप यही बात याद रखिएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रिजम्पशन कहते हैं, आप प्री सपोजिशन कहते हैं, प्री सपोजिशंस। जब तक आप मेंडेलियन पढ़ेंगे तब तक ये मान के पढ़ेंगे, सपोजिशंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने के बाद अभी तुरंत आप लोगों का न्यूमेरिकल टाइप का चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये बात जानना जरूरी है। प्री सपोजिशंस क्या है, तो देखिए जैसा पहली सपोजिशन ये है, ध्यान दीजिए
वो क्या है, हर कैरेक्टर केवल एक ही जीन से गवर्न होता है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय ओनली वन जीन। फर्स्ट सपोजिशन है ईच कैरेक्टर is controlled by one gene। ठीक है ना। हालांकि आप जानते हैं हम लोग आगे चल के पॉलीजेनिक ट्रेट पढ़ेंगे, उसमें देखा जाएगा कि देयर आर सो मेनी कैरेक्टर व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स एंड दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। लेकिन वो सारी बात कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स। तो मॉडर्न में तो हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट्स की बात करेंगे, बट जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडेलियन को, हम लोग ये बात मान के पढ़ेंगे कि हर कैरेक्टर एक ही जीन से कंट्रोल होता है। यानी कुछ ऐसे मान लीजिए कहा जाए कि अगर यहाँ पे जीन है तो एक जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टर को गवर्न करेगा। वन जीन रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर। वन जीन regulates the expression of only one character and in turn each character is controlled by only one gene। हर कैरेक्टर एक जीन से गवर्न होता है, एक कैरेक्टर एक जीन से गवर्न होता है, और बदले में भी याद रखिए हर जीन यानी एक जीन एक ही कैरेक्टर को गवर्न करता है। यानी देयर लाइज वन टू वन रिलेशन बिटवीन जीन्स एंड कैरेक्टर। जीन और कैरेक्टर में एक एक का रिलेशन है। एक जीन एक कैरेक्टर को गवर्न करेगा, एक कैरेक्टर एक जीन से गवर्न होगा। तो जब तक मेंडेलियन पढ़ेंगे आप ये बात याद रखेंगे। दूसरी एक बात और याद रखिए, एक और सपोजिशन है, वो ये है, ध्यान दीजिएगा, ईच कैरेक्टर हैज ओनली टू अल्टरनेटिव फॉर्म। याद करिए, थोड़ा सा आप लोगों को याद भी होगा, नया तो याद कर लीजिएगा। आप जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हैं, और मेंडल ने पी प्लांट पे अपना वर्क किया था, और पी प्लांट के 7 कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया था। आई होप कि आपको ऑल द 7 कैरेक्टर्स आपको अच्छी तरह से याद होंगे। उसमें से हर कैरेक्टर के केवल 2 ही फॉर्म थे, वन फॉर्म इज ऑफ डोमिनेंट नेचर एंड अदर इज ऑफ रिसेसिव नेचर। तो वहां पे आपने पढ़ा है कि प्लांट हाइट के केवल 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है उसका डोमिनेंट फॉर्म से आप कहते हैं टॉल प्लांट हाइट, और रिसेसिव होता है ड्वार्फ प्लांट हाइट। ऐसे ही अगर फ्लावर कलर की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको 2 ही कैरेक्टर मिलेंगे। सीड शेप की बात करेंगे वहां भी 2 ही फॉर्म मिलते हैं, एक मिलता है डोमिनेंट फॉर्म जो आप कहते हैं राउंड, एक होता है रिसेसिव जो आप कहते हैं रिंकेड। तो हर 7 कैरेक्टर के आप 2 फॉर्म मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम मेंडेलियन से बाहर निकलेंगे तो वहां क्या पढ़ेंगे कि देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स व्हिच हैव मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म्स। इसी को हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म की बात हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं करेंगे। जब तक हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब तक क्या मानेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स इज बेस्ड अपॉन डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट। एक जीन के खाली 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, हर कैरेक्टर के खाली 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, वन विल बी डोमिनेंट व्हाइल अदर विल बी रिसेसिव। ये बात भी आप याद रखिए कि जब तक हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे ये मान के पढ़ेंगे कि हर कैरेक्टर के 2 ही फॉर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट एक होता है रिसेसिव, और इसी प्रकार से हर कैरेक्टर के भी केवल 2 ही फॉर्म होते हैं, उनको हम एलील कहते हैं, एक होता है डोमिनेंट एलील एक होता है रिसेसिव एलील। यानी कि डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट पे मेंडेलियन जेनेटिक्स बेस्ड है। जबकि जैसे ही आप मॉडर्न में जाएंगे वहां क्या पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे कि डाई एलिलिक तो होता ही है, हम जानते हैं मल्टीपल एलिलिज्म भी होता है। तो सारी बातें मॉडर्न के लिए हैं, यहाँ के लिए क्या होती हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ के लिए आपका होता है डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट, डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट। डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट पर ये जेनेटिक्स बेस्ड है। यानी हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, एक होगा डोमिनेंट एक होगा रिसेसिव। और आपने पूरी डिफिनेशन कैसे पढ़ी होगी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। हर जीन के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट एक होता है रिसेसिव, उसी को हम कहते हैं एलील। ऐसे हम कहते हैं कि ईच कैरेक्टर हैज 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, वन इज डोमिनेंट व्हाइल अदर इज रिसेसिव। फॉर एग्जांपल प्लांट हैज 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, tall and dwarf. Seed shape has 2 alternative forms, round and wrinkled. Part color has 2 alternative form, green and yellow. ऐसे ही all the 7 कैरेक्टर के आप देखेंगे 2 फॉर्म होते हैं, और आप उसको आज ही लर्न कर डालिएगा। अगर लर्न है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो
किसी बुक, कोई बुक उठा लीजिए, हाई स्कूल में भी है, इंटरमीडिएट में भी है, बीएससी में भी है और एमएससी में भी है, कोई बुक आपके पास होगी, वहां से आप ऑल द 7 कैरेक्टर आप रट डालिएगा। ठीक, अब उसको लिखने पे क्या टाइम हमारा खर्च कराएंगे आप लोग, आप ले लीजिएगा। अब देखिए जरा सा, 2 टर्म आपको और मिलते हैं, मतलब ये बात आप समझ लें कि जब तक हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब तक हम इन बातों पे फोकस करेंगे, ये मान के पढ़ेंगे कि हर जीन के 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, 2 ही एलील होते हैं, हर कैरेक्टर के 2 ही फॉर्म होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, इसे हम डाई एलीलिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है ना, जबकि मॉडर्न में हम मल्टीपल एलिज्म ही पढ़ेंगे। दूसरी बात हमने आपसे कहा कि देयर लाइज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड कैरेक्टर, यानी एक जीन खाली एक कैरेक्टर को गवर्न करेगा या एक कैरेक्टर खाली एक ही जीन से गवर्न करेगा। तो इस तरह की बात भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आगे चल के, जबकि हम लोग पढ़ेंगे कि कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो मोर देन 1 जीन से गवर्न होते हैं, ऐसे कैरेक्टर पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहलाते हैं, लेकिन वो मॉडर्न में होता है, मेंडेलियन में नहीं। ठीक है ना, इसी तरह से याद रखिए कि जो कैरेक्टर के जो रिलेशनशिप है वहां पे खाली डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप ही पाया जाता है, जब तक हम मेंडेलियन पढ़ेंगे ऐसा हम बोलेंगे कि हर कैरेक्टर में जो 2 फॉर्म होते हैं वहां पे खाली एक ही रिलेशन है, वो है डोमिनेंट रिसेसिव वाला। जबकि आगे चल के आप पढ़ेंगे कि देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ रिलेशंस के कई फॉर्म्स होते हैं, लेकिन वो सारी बातें मॉडर्न जेनेटिक्स की होती हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जीन्स एंड एलील्स में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी ईच एंड एवरी जीन एंड देयर एलील्स फंक्शन इन आइसोलेशन, देयर इज नो इंटरेक्शन एट ऑल, कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो जब तक आप मेंडेलियन पढ़ेंगे सारी बातें मान के पढ़ेंगे, जैसे मेंडेलियन के बाहर जाएंगे इन तमाम सारी बातों के एक्सेप्शन आपको मिलने लगेंगे और वो होगी अपनी मॉडर्न जेनेटिक्स। तो मॉडर्न जेनेटिक्स में हम आगे सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ तो हम जो 3-4 पॉइंट आपको बताया है ये सारी बातें सपोज करके ही आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद ध्यान दीजिए 2 टर्म और, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ये टर्म हम लोग को बार बार मिलेगा, मतलब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हम लोगों को जानना पड़ेगा। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, सब आप लोगों को मालूम है भैया, आप लोग पीजी स्टूडेंट हैं, पीजी कर चुके हैं, बातें सब जानते हैं आप। फिनोटाइप क्या होता है एक लाइन में समझो, और बातों को थोड़ा सा बुकिश होने से बचाइए, चीजों को थोड़ा सा रियलाइज करिए, फील करिए, तब से शायद क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे भाई। फिनोटाइप का मतलब होता है, हाँ जी मैं अगर हिंदी में बात करूं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के वे कैरेक्टर जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं, जिन कैरेक्टर को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वही कहलाते हैं फिनोटाइप। एक्सटर्नली अपीयरिंग कैरेक्टर्स आर नोन एज फिनोटाइप। किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का वो कैरेक्टर जो बाहर से दिखता है वो कहलाता है फिनोटाइप। जैसे फ्लावर कलर कैसा है हमारी आंखें देख सकती हैं, प्लांट हाइट कैसी है हम देख सकते हैं, सीड शेप कैसा है हमको दिखाई देता है, पार्ट कलर कैसा है हमको दिखाई पड़ता है, कॉर्डिनल कलर कैसी होती है हमको दिखाई पड़ता है। तो किसी भी प्लांट या एनिमल के वे कैरेक्टर जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। क्या लिखा जाएगा, एक्सटर्नली अपीयरिंग कैरेक्टर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म आर नोन एज फिनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो कैरेक्टर जो बाहर से दिखाई पड़ता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। उसके बाद आप एक और बात समझ लीजिए, देखो भाई सारी बातें मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने बोल दिया आपको याद हो गया होगा, सब एबीसीडी है, ये सारी बातें आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से इन बातों को हम बता के कुछ अपने लेवल की बात करना शुरू करना चाह रहे हैं। इसके बाद जीनोटाइप क्या होता है तो आप जानते हैं, ईच एंड एवरी फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर जीन। हर फिनोटाइप किसी न किसी जीन द्वारा गवर्न होता है। जैसे आपने कह दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कह दिया प्लांट इसका फ्लावर कलर रेड है और प्लांट हाइट टॉल है, तो आप जानते हैं कि इस फिनोटाइप के लिए, इस कैरेक्टर के लिए कोई न कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये लाइन आप याद करिए, ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर जीन। हर कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस फिनोटाइप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसी जीन का या जो ग्रुप ऑफ जीन जो भी होंगे उन्हीं का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसी का नाम होता है जीनोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल याद करिए, अगर आपने इसके लिए लिख दिया कैपिटल आर एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, तो ये क्या है, आर एंड टी क्या है, आर एंड टी आर सिंपली सिंबल्स ऑफ दो जीन्स in which capital R represents the gene for red flower color
एंड कैपिटल टी रिप्रेजेंट द जीन फॉर टाल प्लांट हाइट। तो आर और टी क्या है, सिंपली उस जीन के रिप्रेजेंटेटिव है, उसके सिंबल्स हैं जो फ्लावर कलर और प्लांट हाइट को डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से कैपिटल आर और कैपिटल टी से मिलकर जो कॉम्बिनेशन बना है वास्तव में वो जीन के या उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को बताता है। यही लाइन याद करिए, जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन्होंने जीनोटाइप। एक लाइन क्या बोलेंगे, जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन्होंने जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नली अपियरिंग कैरेक्टर साधु ने फिनोटाइप। दो लाइन याद करिए खाली, फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नली अपियरिंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर बाहर से दिखाई पड़े वो होता है फिनोटाइप, और जो उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, उसी का नाम होता है जीनोटाइप। ठीक है ना। इतना बताने के बाद मैं सीधे अब आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आता हूं। यहां से थोड़ा सा हम अपने ट्रेंड को लेने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, आप जानते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स से आप जानते हैं बी सेक्शन का क्वेश्चन आता है सीएसआईआर वाला, और वो 2 नंबर का होता है, आप जानते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई फिनोटाइप लिख दिया जाएगा या कोई जीनोटाइप लिख दिया जाएगा, और क्या पूछेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म विथ दिस जीनोटाइप और फिनोटाइप। मतलब या तो जीनोटाइप दे देगा या फिनोटाइप दे देगा, और क्या पूछेगा कि इसके द्वारा कितने तरह के गैमीट बनाए जाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म विथ दिस जीनोटाइप और फिनोटाइप। मतलब जीनोटाइप या फिनोटाइप कुछ लिखा रहेगा, और क्वेश्चन आपसे होगा कि कितने तरह गैमेट बनाएगा। यहां पे एक टर्म क्या मिला, गैमेट, इसको भी एक्सप्लेन कर लें। गैमेट क्या होते हैं, याद रखिएगा, गैमेट जो होते हैं, गैमेट सेक्स सेल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या डिफिनेशन है, गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं उन्हीं का नाम होता है गैमेट। इसमें से जो सेल या जो गैमेट मेल पेरेंट बनाता है उसे आप कहते हैं मेल गैमेट, एंड द गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल पेरेंट इज नोन एज फीमेल गैमेट्स। तो आप ये बात समझ गए होंगे, रटिए मत, रियलाइज करिए, फील करिए। क्या, जो सेल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है उसी का नाम होता है गैमेट। ठीक है ना। एंड गैमेट क्या है, सेक्स सेल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए। देखिए मान लिखा हुआ है, पी को आप प्योर समझेंगे, एच को हाइब्रिड समझेंगे। क्या लिखा हमने, प्योर रेड, फिर हम लिख दिया यहां पे प्योर टाल, फिर लिख दिया हमने यहां पे प्योर राउंड, फिर लिख दिया हमने यहां पे प्योर यहां पे येलो। ये किसी प्लांट का फिनोटाइप है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट विद दिस फिनोटाइप। इस फिनोटाइप वाला प्लांट कितने तरह के गैमेट बनाएगा। जरा आप जल्दी से आंसर बताइए, इसका हम आंसर आपसे चाहेंगे, और आई होप कि आप लोग इस आंसर का बिल्कुल करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर देंगे। बताइए क्वेश्चन क्या है, इस फिनोटाइप वाले प्लांट द्वारा कितने तरह के गैमेट्स बनाए जाएंगे। क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट विद दिस फिनोटाइप। देखिए क्या है, ये देखिए आप 4 कैरेक्टर के लिए प्योर है, हमने लिखा है, साफ साफ आप देख रहे हैं, प्योर रेड है, प्योर टाल, प्योर राउंड एंड प्योर येलो। 4 कैरेक्टर के लिए, और इसी को थोड़ा सा बदल के पूछता है, एन ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस फॉर 4 डिफरेंट कैरेक्टर या प्योर फॉर 4 डिफरेंट कैरेक्टर, ये कितने तरह गैमेट बनाएगा। तो खैर उस कॉम्प्लेक्सिटी में हम बाद में एंटर करेंगे, आज बिल्कुल सिंपल वे में हम आपसे बात कर रहे हैं। आगे चल के आप जानते हैं क्वेश्चन की नेचर आपकी कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि सीएसआईआर जानते हैं इंडिया का मोस्ट आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल का एग्जाम है। बताइए जल्दी से, कितने तरह गैमेट बनाएगा। क्या सर कोई आंसर आ रहा है, बोलिए, हम आप लोग कमेंट देख रहे हैं। अनु सिंह 4,
और कोई? खाली एक आंसर आया, वो भी क्या है, रॉन्ग है, नॉट 4। ट्राई करो यार, यहीं पे फंस गए आप लोग। छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल समझ लो नीट एग्जाम लेवल का। हालांकि यही मेंडेलियन जेनेटिक्स में यही सब लेवल आपके एग्जाम का भी है, 2 नंबर और क्वेश्चन आता है। जल्दी बताइए, बाकी लोग भी दीजिए, हम आप लोगों के कमेंट एंड आंसर देख रहे हैं इस समय, जल्दी बताइए आप लोग। राजू आपका भी आंसर 4, विशाल यादव 2, नो, सब गलत, सब गलत। इसका मतलब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने नहीं आता है। मेरा चले तो मैं आपकी हाई स्कूल तक डिग्री सस्पेंड करवा दूं, ये क्वेश्चन न बताने की गलती में। एमएससी डिग्री लेके बैठे हैं आप लोग, गलत बात है। सुनो, ऐसे जब क्वेश्चन आए, एक लाइन का आंसर सुनो। हर प्योर कैरेक्टर की वैल्यू होती है 1 और हर हाइब्रिड की वैल्यू होती है 2। वो इसलिए याद रखिए कि प्योर ऑर्गेनिज्म में या प्योर कैरेक्टर में खाली एक ही तरह का एलील होता है। अभी सारे आगे हम बात करने वाले हैं आपसे, अभी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात भी आपसे हम करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा इसकी बात कर ले पहले। तो आप याद कर लीजिए, हर प्योर ऑर्गेनिज्म, हर प्योर कैरेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, क्योंकि वहां पर खाली एक ही तरह का एलील पाया जाता है। और हर हाइब्रिड में 2 तरह के एलील होते हैं, इसलिए हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2। थोड़ी सी मैथ जानो यार। अगर आपसे मैं कहूं कि मेंडल के सक्सेस का क्या रीजन था, तो दुनिया भर की बातें आपकी किताब में लिखी हैं, वो सारी बकवास हैं, बंडल हैं, बोगस हैं, गलत हैं। सही क्या है? मेंडल की सफलता का मात्र एक कारण है कि मेंडल को मैथमेटिक्स आती थी। अगर मेंडल मैथमेटिक्स न जान रहे होते तो मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं व्यक्ति थे। एकदम पी प्लांट पे एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, नाम था उसका कॉलरूटर। कॉलरूटर रियल में बॉटनिस्ट था, ये जान लीजिए। वो फेल हो गया, सारा एक्सपेरिमेंट उसने मेंडल वाला ही परफॉर्म किया, वो फेल हो गया, क्योंकि उसको जो ढेर सारे डाटा मिले उसके एनालिसिस वो नहीं कर पाया, वो कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर पाया, उसको मैथ नहीं आती थी। और मेंडल को अर्थमेटिक्स आती थी, उनको रेशियो निकालने आता था, उनको प्रोबेबिलिटी आती थी। आपने लॉ प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, याद करिए। तो मेंडल की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण है कि मेंडल को जेनेटिक्स के फादर क्यों बने, कैसे बने, उनको मैथ्स आती थी, उनको डाटा एनालिसिस आती थी, उनको अर्थमेटिक्स आती थी, उनको स्टैटिस्टिक्स आती थी। यही मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो एक लाइन आप याद करिए, छोटी सी मैथ लगाइए। प्योर कैरेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, और वो सारे कैरेक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या हुआ? प्योर रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू प्योर टाल की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू प्योर राउंड की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू प्योर येलो की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा? इट विल गिव ओनली 1, ओनली 1। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना है? केवल एक है, हिंदी में कहें तो एक। यानी दिस ऑर्गेनिज्म will produce only one type of gamete, not 2, 3, 4 or any else। ठीक है ना? तो आप समझ गए, प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो आई होप कि अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। और क्या क्या आंसर आ गया था आप लोगों का? दुनिया भर का 3, 4, 2 लिखे हैं, एक किसी ने नहीं लिखा है। अब तो गलती नहीं होगी। प्योर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, हाइब्रिड की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, सारी कैरेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू को जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर निकालने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपके सामने एक फिनोटाइप में दूसरा लिख रहा हूं। क्वेश्चन कैसा है देखिए, यहाँ पे एच फॉर हाइब्रिड समझेंगे, हाइब्रिड रेड। दूसरा पी फॉर प्योर समझेंगे, प्योर व्हाइट, प्योर व्हाइट। नेक्स्ट हाइब्रिड यहां पे कर दीजिए राउंड, और प्योर आप यहां कर दीजिए यहां पे येलो। हमने यहां पे एक फिर फिनोटाइप का सेट लिख दिया। एच को आप समझेंगे हाइब्रिड, एच फॉर हाइब्रिड एंड पी फॉर प्योर, कैपिटल पी मान लीजिए। तो पी को आप प्योर समझें, एच को हाइब्रिड समझें। ये आपके सामने फिनोटाइप मैंने लिख दिया, और इस उम्मीद से लिखा है कब आप इस क्वेश्चन में या इस तरह किसी क्वेश्चन में कोई गलती आप नहीं करेंगे। और सॉल्व करने के लिए यू विल टेक या यू विल रिक्वायर ओनली फ्यू सेकेंड्स।
खाली कुछ सेकंड आपको चाहिए इसको संग, जल्दी बताइए आंसर इसका कितना होगा। हाइब्रिड रेड, प्योर व्हाइट, हाइब्रिड राउंड, प्योर येलो, ये फिनोटाइप है। जल्दी बताइए इस फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म कितने तरह के गैमेट बनाएगा। हाइब्रिड के न्यूमेरिकल वैल्यू 2, प्योर के न्यूमेरिकल वैल्यू 1 रट लीजिए और सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर सामने होगा। और जल्दी करिए आप लोग, और सब लोग करिए जो लोग देख रहे हैं इसको। चलिए प्रभा चौधरी 4, विशाल यादव 4, कल्पना कुशवाहा 4, हाँ बिल्कुल सही है। अब तो गलती नहीं होगी ना। इसका मतलब जिसको जो मन करे लिख ले फिनोटाइप, आगे हम बात अभी आप जीनोटाइप की भी कर लेंगे, वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा इसमें अब कोई गलती आप नहीं करेंगे। याद क्या करना है, हाइब्रिड कैरेक्टर की वैल्यू होती है 2 और प्योर कैरेक्टर की वैल्यू होती है 1। इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों ने, सारे लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये हो गया। अब देखिए जरा सा थोड़ा सा एक टर्म समझते हैं। हम लोगों को अभी समझना है कि अगर यही फिनोटाइप की बजाय अगर जीनोटाइप दे दे तब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दो टर्म पढ़ने हैं, आप जानते भी हैं तो ध्यान दीजिए। उसको हम कहते हैं एलिलिक कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा सा आपसे हम बात कर लेते हैं एलिलिक कॉम्बिनेशन की, और तब इस पर न्यूमेरिकल हम बात करेंगे आपसे। एलिलिक कॉम्बिनेशन, एलिलिक कॉम्बिनेशंस। तो आप जानते हैं कि हर जीन के दो एलील होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और एक होता है रिसेसिव, उसे लिखते हैं स्मॉल लेटर से। ये बात सही है ना। अब देखिए मान लीजिए हम आपसे कहें कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जीन्स ऑफ प्लांट हाइट ऑफ पी प्लांट। हम पी प्लांट के प्लांट हाइट के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। सबको पता है कि दो फार्म होते हैं, टाल और ड्वार्फ, यानी पी प्लांट का जो जीन होगा उसके दो फार्म होंगे। और मान लीजिए हमने पी प्लांट के जीन को हमने लिख दिया टी से, तो मान लीजिए मैं क्या करूं, यहाँ पे हमारे पास प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट है, तो प्लांट हाइट के जीन को, एलील को हम टी से लिख रहे हैं। कैपिटल टी डोमिनेंट फॉर्म है जो टाल प्लांट हाइट को डिसाइड करेगा, और स्मॉल टी उसका रिसेसिव फॉर्म है जो ड्वार्फ प्लांट हाइट को डिसाइड करेगा। अब देखिए आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एलील्स होते हैं, आप जानते हैं हर पेयर का एक एलील आता है मेल पेरेंट से और एक आता है फीमेल पेरेंट से। बात सबको मालूम है, यही है ना। देखिए जैसा आप जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं, याद रखिए किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। हम सब जानते हैं कि पी प्लांट्स में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, आप सब जानते हैं कि हर पेयर का एक क्रोमोसोम आता है कहां से, ये आता है फ्रॉम मेल पेरेंट, ये आता है फ्रॉम मेल पेरेंट। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, पैटर्नल कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। व्हाइल सेकेंड क्रोमोसोम ऑफ द पेयर ये कहां से आता है, ये आता है फ्रॉम फीमेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट से आता है, और इसे हम लोग कहते हैं मैटरनल। आप सब जानते ही हैं इसे कहते हैं हम लोग मैटरनल, ठीक है, मैटरनल। ये हो गया। अब देखिए जीन की तमाम डिफिनेशन आप पढ़े हैं, उसमें जो डिफिनेशन रियलिस्टिक है जिसको आगे चल के हम लोग यूज करने वाले हैं, एक लाइन में याद रखिए, जीन्स आर सिंपली सेगमेंट्स ऑफ डीएनए समटाइम्स आरएनए। डीएनए अथवा आरएनए का टुकड़ा होता है एक शर्त के साथ, क्या शर्त और भी लगा सकते हैं, वो शर्त है कि द सेगमेंट ऑफ डीएनए समटाइम्स आरएनए which is capable of regulating the expression of at least one character। डीएनए अथवा आरएनए का वह टुकड़ा जो कम से कम एक कैरेक्टर को रेगुलेट करे उसी को जीन कहते हैं। तो कम से कम जीन को लेकर के बात आप समझ में आपके आगे हो गई कि सिंपली डीएनए अथवा आरएनए के टुकड़े को हम जीन कहते हैं। शर्त लगा लीजिएगा, शर्त क्या है, शर्त है कि उस टुकड़े के अंदर वो कैपेसिटी होना चाहिए कि वो कम से कम एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर सके। तो जीन इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड समटाइम्स ऑफ आरएनए व्हिच कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ एट लीस्ट वन कैरेक्टर। डीएनए का वह टुकड़ा जो कम से कम एक लक्षण के लिए जिम्मेदार हो उसे हम कहते हैं जीन।
तो जीन का मतलब सिंपली पीस या स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, या कभी कभी आरएनए आप मानिएगा। तब देखिए, अच्छा अब आप जानते हैं क्रोमोसोम के कितने पार्ट होते हैं, सबको पता है 4 पार्ट, क्या क्या, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, 4 पार्ट होते हैं। उसमें डीएनए आरएनए को मिला के हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और उसको हम बोलते हैं प्रोटीन पार्ट बोलते हैं। अब देखिए जैसे इसका मतलब कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है ना, यानी क्रोमोसोम का आप जानते हैं इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट होता है, आप जानते हैं डीएनए, डीएनए उसकी संरचना में शामिल होता है, आप जानते हैं स्ट्रक्चर में शामिल होता है। इसका मतलब कि क्रोमोसोम अगर पेयर में है तो डीएनए भी जरूर पेयर में होगा, और अगर जब डीएनए पेयर में है तो डीएनए के सेगमेंट को ही तो जीन कहते हैं, तो जीन भी क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं कि जो सोमेटिक सेल्स आप जो प्लांट या एनिमल होते हैं वहां क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, और जब क्रोमोसोम पेयर में है तो जीन्स या एलील भी पेयर में होते हैं। ठीक, हर पेयर का एक कंपोनेंट आता है, चाहे क्रोमोसोम हो चाहे एलील हो, मेल पेरेंट से, और एक आता है फीमेल पेरेंट से। ये बात हो गई। अब मैं आता हूं अपने प्लांट हाइट वाले एलील को लेके। तो देखिए प्लांट हाइट का जो एलील है, जो प्लांट हाइट का जो एलील है उसमें से टाल प्लांट हाइट के लिए हम क्या लिखेंगे, टाल के लिए लिख रहे हैं हम कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए हम लिख रहे हैं स्मॉल टी। ये सारी बात आप जानते हैं। ठीक, अब जा सोचिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट से जीन फॉर टाल प्लांट हाइट आ जाए, पॉसिबिलिटी तलाशिए। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी इज रिस्पांसिबल फॉर टाल प्लांट हाइट, while small t is responsible for dwarf plant height। अब सपोज करिए कि अगर मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट से अगर टाल प्लांट हाइट वाला एलील आ जाए तो उसके ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या बनेगा, उसका जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इन बनेगा भाई, मेल से भी वही आया फीमेल से भी वही आया, एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मेल एंड फीमेल दोनों ही पेरेंट से क्या आ जाए, जीन या एलील फॉर ड्वार्फ प्लांट हाइट आ जाए, स्मॉल टी आ जाए। तो मेल से भी वही आ जाए और फीमेल से भी वही आ जाए, तो जीनोटाइप क्या बन जाएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये होगा ना। इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि दोनों पेरेंट में से किसी एक से आ जाए जीन फॉर टाल प्लांट हाइट, और अगले से क्या आ जाए, जीन फॉर ड्वार्फ प्लांट हाइट, स्मॉल टी, ये आ जाए। यही 3 पॉसिबिलिटी है। अब देखिए जो ऊपर की जो 2 पॉसिबिलिटी हमारे सामने, जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने है, उसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेयर के दोनों एलील क्या है, सिमिलर। यहाँ दोनों के दोनों कैपिटल टी हैं, मतलब एलील फॉर टाल प्लांट हाइट हैं, और यहाँ दोनों के दोनों क्या हैं, एलील फॉर ड्वार्फ प्लांट हाइट हैं। तो जब पेयर के दोनों एलील समान हों, या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट हों या दोनों के दोनों रिसेसिव हों, तो आप सब लोगों को मालूम है कि दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज क्या, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है होमोजाइगस, ये है होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। और एक बात आप और याद रखिए, दिस कॉम्बिनेशन इज फाउंड ओनली इन प्योर ऑर्गेनिज्म। मींस क्या है कि दिस ऑर्गेनिज्म इज प्योर फॉर टाल प्लांट हाइट एंड दिस ऑर्गेनिज्म विल बी प्योर फॉर ड्वार्फ प्लांट हाइट। तो ये भी आप याद रखिए कि कहां मिलता है, तो फाउंड इन प्योर्स, और प्योर्स का मतलब प्योर ऑर्गेनिज्म, यानी होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स इज फाउंड इन प्योर ऑर्गेनिज्म। एंड वो होता क्या है, when both the alleles of the pair are of similar nature, either both of them are of dominant nature or both of them are of recessive nature। या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे, मतलब कैपिटल से लिखे होंगे, या दोनों के दोनों क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, स्मॉल से लिखे होंगे। तो इनको हम बोलेंगे होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, या और ये कहां मिलेंगे, प्योर में मिलेंगे। ठीक है ना। और याद रखिए इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा 1 होती है, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1। इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम यूज करेंगे अपने कल कितनी होती है, 1 होती है, हमेशा 1 होती है। क्यों 1 होती है, बिकॉज ओनली 1 टाइप ऑफ एलील इज प्रेजेंट इन दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में खाली एक ही प्रकार का, देखिए इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, खाली कैपिटल टी ही तो है, एक 2 डोज है, टाइप देखी हुआ, और यहाँ क्या है, खाली स्मॉल टी है, भले ही 2 है, टाइप देखी हुआ। तो इस कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं खाली एक ही तरह का एलील इन्वॉल्व है, इसलिए
जितने भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जीनोटाइप को लेकर के, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा आप एक याद रखें और आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होगा। अब जरा इस पे आ जाइए, तो यहाँ क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ आते हैं यहाँ साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, इन दिस कॉम्बिनेशन क्या दिखाई पड़ रहा है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स, वन इज रिटन विथ कैपिटल टी व्हाइल अदर विथ स्मॉल टी। दो अलग अलग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। सब आप जानते हैं यार, मैं जस्ट रिवीजन कर रहा हूं। ये क्या है, ये आपका है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन है। और ये कहां मिलता है भाई, ये मिलता है हमेशा हाइब्रिड्स में, ये मिलता है हमेशा हाइब्रिड्स में, ये मिलता है फाउंड इन हाइब्रिड, याद रखिएगा फाउंड इन हाइब्रिड्स, ये हाइब्रिड्स में मिलता है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप खुद गेस कर सकते हैं कितनी होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख रहे हैं कि जितने टाइप के एलील्स होते हैं उतनी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। इस कॉम्बिनेशन में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि दो अलग अलग तरह के एलील हैं, एक है कैपिटल टी एलील फॉर टॉल प्लांट हाइट, दूसरा क्या है स्मॉल टी एलील फॉर ड्वार्फ प्लांट हाइट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। इतना जान गए तो बस बात बन गई। अब मैं लिखने जा रहा हूं जीनोटाइप। होमोजाइगस आप समझ गए, पेयर के दोनों एलील एक जैसे होंगे, होमोजाइगस कहलाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा प्योर कैरेक्टर या प्योर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अगर पेयर में एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, इसी को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस, ये हमेशा हाइब्रिड में पाया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो पहले हमने फिनोटाइप लिखा था अब क्या लिखा रहेगा, अब लिखा रहेगा जीनोटाइप। और फिर वही क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म विद दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप, इस जीनोटाइप द्वारा कितने तरह गैमेट बनाए जाएंगे, वही क्वेश्चन मेरा आपसे है। मैं एक जीनोटाइप लिख रहा हूं, जल्दी मुझे आंसर दीजिए कि जो जीनोटाइप मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं उस वो कितने तरह के गैमेट बनाएगा। क्वेश्चन हो गया, ठीक, चलिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। जीनोटाइप हमारा क्या है, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी एंड कैपिटल ई। जल्दी बताइए अब, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म विद दिस जीनोटाइप। ये जीनोटाइप लिखा हुआ है और जल्दी आप लोग बताएं कितने तरह के गैमेट ये बनाएगा। मैं आप लोगों का रिस्पांस जल्दी देखना चाह रहा हूं, जल्दी बताइए क्विक, कुछ है नहीं, ट्रिक आपको मिल गई। होमोजाइगस की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, हेटेरो की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, सॉरी होमोजाइगस की न्यूमेरिकल सॉरी होमो की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1, हेटेरो की होती है 2। होमो हेटेरो छोड़ो, उसकी जरूरत भी नहीं है। मान लो इन केस हमको होमो हेटेरो भूल गया, तब क्या करेंगे, एकदम ले मैन डिफिनेशन सुनो, पेयर में जितने टाइप के लेटर होंगे वही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। देखिए इसमें खाली एक ही टाइप का लेटर है, खाली स्मॉल ए है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां देखिए खाली बस एक ही तरह का है, खाली कैपिटल भी, नंबर मत गिनिए, जस्ट काउंट द टाइप। इस पेयर में खाली एक ही टाइप का है, खाली कैपिटल भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए यहाँ 2 तरह के लेटर हैं, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। तो होमो और हेटेरो अगर भूल भी जाएं तो कोई चिंता नहीं, बस देखिए पेयर में कितने तरह के लेटर्स हैं। तो जिस जहां पर खाली एक ही तरह का लेटर है, हालांकि होमो जाएगा सट जाएगा, हम भूल जाए, हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है यार, शेयर देना है, तो हालांकि भूलने वाली बात है नहीं, भूलेंगे नहीं आप लोग, फिर भी इनकेस मान लो भूल गए तो भी हमारा इससे काम चल जाएगा कि अगर खाली एक तरह के लेटर हैं पेयर में, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 करिए, 2 तरह के लेटर न्यूमेरिकल वैल्यू 2 करिए, सबको मल्टीप्लाई करिए और आंसर जल्दी बोलिए कितना आंसर आ रहा। मैं आपके कमेंट इस समय देख रहा हूं, जल्दी बताइए। कल्पना कुमावत, तैयारी छोड़ दीजिए, नहीं होगा आपसे। अगर 1 और 2 का गुणा करने आपको नहीं आता है तो CSIR के सपने देखना बंद करिए या फिर अपना लेवल बढ़ाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, यू हैव जस्ट टू मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दिस पेयर्स। हर पेयर की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, उसका गुणा कर दीजिए, और 1 और 2 का गुणा करने पर 7 आता है, मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूं, कभी नहीं आएगा 7। 1 और 2 का गुणा करेंगे 7 आएगा, कक्षा 1 का बच्चा भी ये गलती नहीं करेगा।
हाँ अब ठीक हो गया आपका, जल्दी सीख गए, अच्छी बात है, तैयारी करिए। 4, सभी लोगों का 4 है, गुड, 4 सही है। यार देखो, हमको जेनेटिक्स आती है, ढंग से आती है, लेकिन यही समस्या है कि आपको मेरी डांट फटकार सुननी पड़ेगी, लेकिन अगर सुन लिए ना तो ऑल इंडिया में लीड करोगे। तो क्या देखा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 1, इसकी हो गई 2, इसकी भी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, कितना होगा 4, 4 होगा। 7 कहां से आएगा भाई, मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, एडिशन मत करिए, जोड़िए मत, और गलती मत करिए। यार बहुत लंबी सिलेबस है भाई, बहुत लंबी सिलेबस है, आप जानते हैं। जेनेटिक्स में एक अच्छाई है, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर एक बार समझ लोगे तो बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। एकदम न्यूमेरिकल होती है, थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी सब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल। और ये सब न्यूमेरिकल ऐसे नहीं है कि बस जो आपसे नहीं हो पाएंगे। तो लाइफ साइंस वाले दो बात से जल्दी भागते हैं, न्यूमेरिकल से, थोड़ी सी मैथ से भागते हैं, और केमिस्ट्री से भागते हैं, मत भागिए। बायोकेमिस्ट्री जम के पढ़िए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और यहाँ पर जो मैथ लगती है किस लेवल की यार, सब कक्षा 2 लेवल की मैथ लगती है, 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही तो क्या होता है, थोड़ा सा एडिशन होगा, थोड़ा डिवीजन होगा, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन होगा, और क्या होगा। कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, भागिए मत चीज़ों से, आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत की, समझा दोगे चीज़ों को समझिए और अप्लाई करिए। तो हो गया 4। तो इसका मतलब कि अगर मैं अब ये कह लूं आपसे कि आपसे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी फिनोटाइप दे दिया जाए, कोई भी जीनोटाइप दे दिया जाए, और अगर पूछ लिया जाए कि ये कितने तरह का गैमेट बनाएगा, तो कम से कम अब इस क्वेश्चन पे आपसे कोई गलती नहीं होगी। एक और कर लेते हैं जल्दी से, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई एंड स्मॉल जी। अब बताइए आप लोग, इस बार आंसर कितना रहेगा, ए जीनोटाइप है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ध्यान दीजिए, कैपिटल सी है, मैं बोल रहा हूं, कैपिटल डी कैपिटल ई एंड स्मॉल जी। ए जीनोटाइप है, कितने तरह के गैमेट बनाएगा बताइए, और जल्दी बताइए। अब तो ठीक है ना, सब लोग का आंसर आ रहा होगा, सही है। कल्पना, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो गया, अनु, रुचि, राजू, प्रभा चौधरी, सबके आंसर सही हैं, 4 होगा ना, कोई गलती हम नहीं हो रही होगी, गुड, अच्छी बात, याद रखिए। एक और क्वेश्चन बस, लास्ट क्वेश्चन, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल ई एंड स्मॉल जी, बस इसको बता दीजिए, ये जीनोटाइप है, जल्दी बताएं आप लोग, इस जीनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म कितने तरह के गैमेट बनाएगा। मैं पढ़ दे रहा हूं, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल ई एंड स्मॉल जी। जल्दी थोड़ा लिखिए आप लोग, कितने तरह के गैमेट बनाएगा, तो जल्दी करिए, आज क्लास हमको जल्दी छोड़नी है, अगली क्लास थोड़ी ठीक करेंगे, लंबी करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़ा मजा आ रहा है। अब आप लोगों का सारे लोगों का आंसर सही है, एक आ रहा है ना, कल्पना, सचिन, अन्नू, प्रभा, रुचि, राजू, सबका आंसर 1 है, गुड एक्सेलेंट, जल्दी समझ गए आप लोग, सही है ना, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, जितने बार करना हो करो, सबका प्रोडक्ट 1 ही आएगा, तो आपका आंसर 1। इसके बाद आप लोग PYQ उठा के देख लीजिएगा, अगर आप ये बात समझ गए, मेरी बात आज का लेक्चर समझ गए, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया आपका, पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, जेनेटिक्स नहीं तो मजा है। 2 घंटे की कोई एक लेक्चर ले लो यार, या तो 20 सेक्शन का आपका 1 या 2 क्वेश्चन हो जाएगा जेनेटिक्स में, या 30 सेक्शन का एक क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर का आप जानते होता है।
तो जेनेटिक्स में अच्छाई है, हर बात समझने वाली है, मन लगाइए, एकदम आसान है। थोड़ा एक भाई हम जो बात सीख लेंगे हमको आसान हो जाएगी वो चीजें, वो बहुत कम रिवीजन करना पड़ता है, एक बार समझ लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, काम बन गया। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं ना लंबे लंबे, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, कितना टाइम देते हो पता है आपको? उसके 1/4 टाइम में मैं जेनेटिक्स आपकी तैयार कराऊंगा, वो भी चैलेंज के साथ, चाहे जहां से मगर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिजियोलॉजी और इकोलॉजी में जितना टाइम आप देते हो उसका 1/4 टाइम जेनेटिक्स में लगेगा बस। और एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हमने सब तो कर लिया, क्वेश्चन कहां से पूछोगे तुम, ठीक है ना? तो चलिए, आज आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, और ऐसे ही आगे लगे रहिए, अच्छा होगा। तो आप लोग इसको ढंग से दिमाग में रखिएगा। आई होप कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। और इतना जान गए आज के लेक्चर में तो आपका एक बी सेक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा, इन 2 नंबर की व्यवस्था आपकी हो गई। बस इसी नोट पे आपकी क्लास हम रुकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।